दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 के पाठ 7 भूगोल से लिया गया है। भूगोल में पाठ 7 समुद्र की गतियां से लिया गया है। तो चलिए अब हम बिना देरी लगाए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। साथ में ये भी बता देते हैं कि इस पाठ से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने बहुविकल्पी प्रश्न बना के आपके पास भेज रहा हूँ, ताकि आपको इस पाठ की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ज्ञान हो जाए। आपको कोई दिक्कत ना आवे, कहीं से कोई प्रश्न आवे तो आप परीक्षा में कर ले जाएं। साथ में ये 2-3 बार सेशन को देखना, उसके बाद में नोटबुक में भी लिख लेना और जो आपके दोस्त साथी हों उनको शेयर भी कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं और सब्सक्राइब बढ़वाना आपकी जिम्मेदारी है, वो आप बढ़वाएं। तो चलिए अब कक्षा 7 का है पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 7 समुद्र की गतियां। ये सामाजिक विज्ञान का है। सामाजिक विज्ञान से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब बिना देरी लगाए हम प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न 1, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पहला प्रश्न 71% भाग पर जल है, या 29% भाग पर जल है, या 97% भाग पर जल है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो ये जल है 71% भाग पर जल है। 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है और 97% कुल जल है। 97% कुल जल है। कुल जल है जो पर्वतों, पहाड़ों, चट्टानों के नीचे हैं उनको मिलाकर। तो आपका प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 71%। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, संपूर्ण पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्थल है? संपूर्ण पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्थल है? 29% भाग पर स्थल है, या 71% भाग पर स्थल है, या 97% भाग पर स्थल है, या ऊपर में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। अभी पहले क्वेश्चन में व्याख्या करते वक्त आपको बताया था 29% भाग पर स्थल है, तो यही ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, 29%। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो ये ऑप्शन देखते हैं, 97%, 98%, 99% या 3%। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? 97%। 97% महासागरों में पाया जाता है। 3% पर्वतों, पहाड़ों, मैदानों में पाए जाते हैं। तो 97 300% हो गया भाई। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, 97%। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 4, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, या बृहस्पति को, या शुक्र को, या शनि को? प्रश्न नंबर 4, नीला ग्रह किसे कहा जाता है?
तो आसमान से, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे ऐसा लगता है कि पृथ्वी नीली है। क्यों नीली है? क्योंकि इसके 97% भाग पर जल है। वैसे जोड़ा जाएगा तो 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर जल है। 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है, यानी कि जल का प्रतिशत ज़्यादा है, 71% है। तो आप इस 71% जल के कारण पृथ्वी का रंग अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। तो आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को, भोर का तारा शुक्र को, और शनि पर वलय ज़्यादा है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। यहाँ प्रश्न नंबर 4 फिर दोबारा आ गया है, पर क्वेश्चन अलग है। ऐसा 2-3 जगहों पे हुआ है। कुल मिलाकर आपको 22 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जिसमें 1-2 नंबरिंग आगे पीछे हो गया है। तो टोटल 22 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी बने हैं, उसके बाद जो आपके अभ्यास में दिए गए हैं वो अलग से अभ्यास करवाया हूँ। तो प्रश्न नंबर 4, महासागरीय जल की गति को किस नाम से जाना जाता है? महासागरीय जल की गति को किस नाम से जाना जाता है? तरंग नाम से, ज्वार भाटा नाम से, महासागरीय धाराएं के नाम से, सुनामी नाम से, या उपर्युक्त सभी नाम से? प्रश्न नंबर 4, महासागरीय जल की गति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तरंग नाम से जाना जाता है, ज्वार भाटा नाम से जाना जाता है, महासागरीय धाराएं नाम से जाना जाता है, सुनामी नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ए, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न 5, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है, या भाटा कहा जाता है, या तरंग कहा जाता है, या बाढ़ कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 5, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठने या आगे बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ज्वार। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, महासागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महासागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है, या ज्वार कहा जाता है, या दीर्घ ज्वार कहा जाता है, या बृहत ज्वार कहा जाता है? प्रश्न नंबर 6, तो ये सीधा सरल भाषा में समझ लें। समुद्र का जल जब ऊपर उड़ता है आकर्षण शक्ति के कारण तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब आकर्षण शक्ति कम होती है और जल वापस समुद्र में जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। वही प्रश्न यहाँ पे चल रहे हैं। तो महासागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहा जाता है भाटा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है तथा उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं।
जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है तथा उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दीर्घ ज्वर कहा जाता है, या बृहद ज्वर कहा जाता है, या उपयुक्त दोनों कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई दीर्घ ज्वर या बृहद ज्वर दोनों एक ही बातें हैं। तो एक ही बातें हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, दीर्घ ज्वर या बृहद ज्वर कब आता है? दीर्घ ज्वर या बृहद ज्वर कब आता है? पूर्णमासी को आता है, या अमावस्या को आता है, या उपयुक्त दोनों दिन आता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दीर्घ ज्वर या बृहद ज्वर कब आता है? तो ये आता है पूर्णमासी और अमावस्या को आता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि पूर्णमासी को ही आता है, अमावस्या को भी आता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 9, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन 1, कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ज्वार आता है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ज्वार आता है, निम्न या अल्प ज्वार कहा जाता है, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 9, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों की सप्तमी अष्टमी को ज्वार आता है, इसे निम्न या अल्प ज्वार कहते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 10, ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 10, ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, इसे क्या कहा जाता है? तो ज्वारीय बोर, या ज्वार नदमुख पत्तन, या ज्वार या भाटा। प्रश्न नंबर 10, ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, इसे क्या कहा जाता है? ज्वारीय बोर, ज्वार नदमुख पत्तन, ज्वार या भाटा। तो इसे कहा जाता है ज्वारीय बोर। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 11, महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को क्या कहा जाता है? महासागरीय जलधारा कहा जाता है, या प्रवाह कहा जाता है, या गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहा जाता है, या ऊपर में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11, महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को क्या कहा जाता है?
तो ये कहा जाता है महासागरीय जलधारा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय जलधाराओं को किन भागों में रखा जा सकता है। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय जलधाराओं को किन भागों में रखा जा सकता है। गर्म जलधारा में, ठंडे जलधारा में, गल्फ स्ट्रीम जलधारा में, या ए और बी दोनों सही है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर भाई 13 नहीं है, यहाँ 15 आ गया, पीछे बढ़ गया था, यहाँ पे 2 घट गए हैं। तो ये एक और अभी आगे चल के आपको कुल बता दिया हूँ। 22 प्रश्न है तो 22 है। अब प्रश्न नंबर 15, उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो किस जलधारा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 15, उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो किस जलधारा की उत्पत्ति होती है। क्यूरोशियो जलधारा की उत्पत्ति होती है, या गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, या उपयुक्त दोनों सही है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको यहाँ बता देते हैं क्यूरोशियो जलधारा और एक गर्म जलधारा है। क्यूरोशियो जलधारा एक गर्म जलधारा है। यहाँ पर गर्म जलधारा भी दिया हूँ, क्यूरोशियो जलधारा भी दिया हूँ। तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों सही है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, क्यूरोशियो जलधारा एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचती है तब किस नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 16, क्यूरोशियो जलधारा एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तब किस नाम से जानी जाती है। तो लेब्राडोर की जलधारा नाम से जानी जाती है, या क्यूरोशियो जलधारा नाम से जानी जाती है, या कैलिफोर्निया की जलधारा नाम से जानी जाती है, या फिलीपींस की जलधारा नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 16, क्यूरोशियो जलधारा एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तब किस नाम से जानी जाती है। तो ये जानी जाती है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 फिर आ गया है। अब आपके बराबर हो गए, उधर 2 कम हो गया था, इधर 1 करके 2 बढ़ गया है। अब आपके प्रश्न बराबर हैं। क्यूराइल की जलधारा कैसी जलधारा है। क्यूराइल की जलधारा कैसी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, आर्कटिक महासागर की जलधारा है, इसकी तुलना लेब्राडोर की जलधारा से की जा सकती है। उपयुक्त सभी सही हैं। तो चलिए भाई बताने का प्रयास करते हैं। क्यूराइल की जलधारा कैसी जलधारा है। तो ये ठंडी जलधारा है, सही है। आर्कटिक महासागर की जलधारा ये भी सही है, इसकी तुलना लेब्राडोर की जलधारा से की जा सकती है, ये भी सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा। उपयुक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17, सुनामी किस भाषा का शब्द है। सुनामी किस भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द है, या फ्रेंच भाषा का शब्द है, या ब्रिटिश भाषा का शब्द है, या यूनानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 17, सुनामी किस भाषा का शब्द है।
जापानी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, ब्रिटिश भाषा का शब्द है या यूनानी भाषा का शब्द है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखें, भारत के पूर्वी तट पर कब सुनामी आई थी? भारत के पूर्वी तट पर कब सुनामी आई थी? 26 दिसंबर 2004 में आई थी, या 26 दिसंबर 2006 में आई थी, या 26 दिसंबर 2008 में आई थी, या 26 दिसंबर 2010 में आई थी। तो ये तो क्लियर हो गया कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्वी तट पर सुनामी आई थी। अब इसमें सन आपको बताना है कि भारत के पूर्वी तट पर कब सुनामी आई थी। तो ये सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो तुर्की-वान की झील, या सांभर झील, या चिल्का झील, या मानसरोवर झील। तो इसमें मानसरोवर झील को छोड़ दिया जाए तो तीनों झीलें खारे पानी की झीलें हैं, और यदि मानसरोवर झील को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों झीलें खारे पानी की झील हैं। तीनों झीलें खारे पानी की झील हैं। पर यहाँ पूछा जा रहा सबसे अधिक खारे पानी की झील, सबसे अधिक खारे पानी की झील पूछी जा रही, तो आपका उत्तर होगा तुर्की की वान झील। तुर्की की वान झील सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस देश में किस खाड़ी में आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस देश में किस खाड़ी में आता है? प्रश्न नंबर 20, कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है, या भारत के गंगा नदी के बंगाल की खाड़ी में आता है, या अमेरिका की अमेजन नदी की खाड़ी में आता है, या पाकिस्तान स्थित सिंध नदी की खाड़ी में आता है? तो प्रश्न नंबर 20, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार किस देश में किस खाड़ी में आता है? तो ये आता है कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21, सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड क्या कहलाता है? सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आइसबर्ग कहलाता है, ऑप्शन बी ज्वार कहलाता है, ऑप्शन सी भाटा कहलाता है, ऑप्शन डी महासागरीय जलधारा कहलाता है। प्रश्न नंबर 21, सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है भाई? आइसबर्ग कहलाता है। आइस का शब्द मतलब आइस का अर्थ होगा बर्फ से, और वर्ग मतलब बर्फ वर्ग कहलाता है। तो सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड क्या कहलाता है? आइसबर्ग कहलाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22, समुद्री जलस्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना क्या कहलाता है? समुद्री जल का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना क्या कहलाता है? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कहलाती है, या क्यूराइल की जलधारा कहलाती है, या क्यूरोसियो की जलधारा कहलाती है, या ज्वार भाटा कहलाता है? प्रश्न नंबर 22,
समुद्री जल स्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ज्वार भाटा। प्रश्न 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले पे आ जाएं। अगला है आपकी पाठ पुस्तक से अभ्यास। अब आपकी पाठ पुस्तक में इस पाठ से जो अभ्यास दिया गया है हम उसको भी कोशिश करते हैं कि आपको हल करवा दें। ये तो जो हम बनाए थे बहुविकल्पी प्रश्न कि आपको पूरा पाठ आसानी से याद हो जाए, आसानी से पूरे पाठ की जानकारी हो जाए। अब पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसके बारे में भी अच्छी जानकारी प्राप्त करें और सही से देखें, समझें, लिखें। 2-3 बार सेशन को देखेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे तो हम दावा करते हैं आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अभ्यास में क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। अब इसके उपभाग हैं प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न ए देखें, तरंगे कैसे बनती हैं? तरंगे कैसे बनती हैं? तो चलिए भाई, तरंगे कैसे बनती हैं इसकी व्याख्या करते हैं। लहरें समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। समझिए, तरंगे कैसे बनती हैं। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को धकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा प्रश्न, ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होते हैं? तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं कि ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। इसकी व्याख्या सुनें, समझें, याद करें, नोटबुक में भी लिखें। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। भाई भाटा, ये भाटा है, समझिए। फिर से इसको भाटा समझ लेना, भाटा, समझ गए, भाटा। चलिए फिर से इसका उत्तर देख लेते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। अब अगले प्रश्न चलते हैं। महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। अब महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखना है तो देखिए उत्तर में कैसे लिखेंगे। महासागरीय जल की गतियों के नाम लहरें, ज्वार, भाटा तथा धाराएं हैं। ऐसा ही आपको याद करना है, ऐसा ही नोटबुक में लिखना भी है। महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। महासागरीय जल की गतियों के नाम लहरें, ज्वार भाटा तथा धाराएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर डी, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम लिखिए। तो अगर आप ऐसा लिख दें तो और अच्छी बात है कि प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराएं इस प्रकार हैं। अगर एक लाइन और बढ़ा देंगे तो अच्छी बात रहेगी। समझिए, उत्तर जैसे याद करना चाहें तो फिर या लिखना चाहें तो ऐसा कर लेंगे। प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराएं के नाम
इस प्रकार हैं। फिर इसका उत्तर देखेंगे। नंबर 1 उत्तर विश्वतीय की धारा, दक्षिण विश्वतीय की धारा, क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से है। इसमें प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराओं के नाम पूछा गया है। तो आप लिखेंगे प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जलधाराएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 उत्तर विश्वतीय की धारा, नंबर 2 दक्षिण विश्वतीय की धारा, नंबर 3 क्यूराइल की जलधारा, नंबर 4 कैलिफोर्निया की जलधारा, नंबर 5 पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये 5 जलधाराओं के नाम हो गए प्रशांत महासागर की। अब अगले पे आ जाएं 5वें पे। ये 5 जो लिखा हूँ ये भाई ई है, ई समझिए। अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। अभी प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखे, सुने, समझे, आपको याद हुआ। अब पूछ रहा है अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराएं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम की धारा, नंबर 2 कनारी की धारा, नंबर 3 अटलांटिक ड्रिफ्ट की धारा, ये 3 है भाई, ये 3 है। नंबर 4 लेब्राडोर की धारा, नंबर 5 उत्तर विश्वतीय धारा, उत्तर विश्वतीय धारा। तो अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 गल्फ स्ट्रीम की धारा, नंबर 2 कनारी की धारा, नंबर 3 अटलांटिक ड्रिफ्ट की धारा, नंबर 4 लेब्राडोर की धारा, नंबर 5 उत्तर विश्वतीय धारा। अब प्रश्न F, सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है। सुनामी क्या है तथा यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखें भाई, इसकी व्याख्या देखें, साथ साथ में पढ़ते रहें। 2-3 बार सेशन को देखेंगे आपको याद हो जाएगा, और नोटबुक में भी लिख लें। तो इसका उत्तर महासागरीय जल की एक अन्यगत सुनामी कहलाती है। महासागरीय जल की एक अन्यगत सुनामी कहलाती है। यह विनाशकारी लहरें हैं। यह लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उठती हैं, जबकि तरंगे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठती हैं। फिर से, महासागरीय जल की एक अन्यगत सुनामी कहलाती है। यह विनाशकारी लहरें हैं। यह लहरें काफ़ी ऊंचाई तक उठती हैं, जबकि तरंगे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उठती हैं। अब अगला है अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 शब्द दिए गए हैं, उनमें क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो अंतर स्पष्ट कीजिए। देखते हैं पहला कौन अंतर पूछ रहा है। तरंग और ज्वार भाटा। तरंग और ज्वार भाटा में अंतर क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या अंतर है। समुद्र में जल की सतह पर पवन रगड़ करता है। पवन जल को सतह से ऊपर उठा देता है, जिसे लहरें कहा जाता है। फिर से, समुद्र में जल की सतह पर पवन रगड़ करता है। पवन जल को सतह से ऊपर उठा देता है, जिसे लहरें कहते हैं। अब ज्वार भाटा देखते हैं। परंतु सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल ऊपर की ओर उठता और गिरता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। फिर से स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए इसको रोक रहा हूँ। अब आप जल्दी जल्दी पढ़ें, रिवीजन करें, नोटबुक में लिखें। तरंग और ज्वार भाटा में अंतर आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें।
समुद्र में जल की सतह पर पवन रगड़ करता है। पवन जल को सतह से ऊपर उठा देता है, जिसे लहरें कहा जाता है। परंतु पृथ्वी तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल ऊपर की ओर उठता है और गिरता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। अब अगला देखते हैं क्या अंतर पूछ रहा है। गर्म और ठंडी जलधारा। गर्म और ठंडी जलधारा। जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, उनका जल गर्म होता है। यह गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। परंतु जो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं और उनके जल का तापक्रम कम होता है, ठंडी जलधाराएं कहते हैं। फिर से आपकी स्क्रीन पर ये रुका है, आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार फटाफट पढ़ें, दिमाग में याद करें। 2-3 बार देखेंगे। इधर स्क्रीन पे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तो 2-3 बार देखें, नोटबुक में लिखें। गर्म और ठंडी जलधारा। जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर चलती हैं, उनका जल गर्म होता है। यह गर्म जल धाराएं कहलाती हैं। परंतु जो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर चलती हैं और उनके जल का तापक्रम कम होता है, ठंडी जलधाराएं कहते हैं। अब आगे देखें, आगे क्या अंतर पूछ रहा है। धारा क्या है और प्रवाह क्या है। धारा और प्रवाह में अंतर पूछा जा रहा। देखिए भाई, जब सागर में जल एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता है तो उसे धारा कहते हैं। फिर से, जब सागर में जल एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता है तो उसे धारा कहते हैं। परंतु धारा जिस गति से एक निश्चित दिशा की ओर बहती है, उसे प्रवाह कहते हैं। फिर से, जब सागर में जल एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाहित होता है तो उसे धारा कहते हैं। परंतु धारा जिस गति से एक निश्चित दिशा की ओर बहती है, उसे प्रवाह कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कारण बताइए। कारण बताना है इसमें। समुद्र का जल खारा होता है। क्यों होता है भाई? समुद्र का जल खारा होता है, इसका कारण बताना है, क्यों खारा होता है। तो चलिए भाई, इसका व्याख्या करते हैं। समुद्र का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है। समुद्र का जल विभिन्न प्रकार के लवणों की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वर आता है। पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वर आता है। तो चलिए भाई व्याख्या करते हैं। परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की मिली जुली आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसीलिए उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। इसे ही दीर्घ ज्वार कहते हैं। फिर से स्क्रीन पर आपके है, फटाफट कहीं रफ में नोट कर लेंगे तो और आपको आसान रहेगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखें या जल्दी जल्दी लिखें। सेशन को 2-3 बार देखें, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे। हम तो आपको बता रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लो। तो पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वर आता है। तो व्याख्या है, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की मिली जुली आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसलिए उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। इसे ही दीर्घ ज्वार कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। क्यों भाई खुले रहते हैं? तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। तो उत्तर पश्चिमी यूरोप के समुद्रों में गल्फ स्ट्रीम धारा चलती रहती है, जिससे तटीय भाग सर्दियों में जमने नहीं पाता और पत्तन वर्ष भर खुले रहते हैं। इसकी व्याख्या दोबारा सुने। उत्तर पश्चिमी यूरोप के समुद्रों में गल्फ स्ट्रीम धारा चलती रहती है, जिससे तटीय भाग सर्दियों में जमने नहीं पाता और पत्तन वर्ष भर खुले रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घास मिलती है, जिसे मछलियाँ खाती हैं। इसी कारण से यहाँ मुख्य मत्स्य क्षेत्र होता है। गर्म एवं ठंडी जलधारा के मिलने से यहाँ समुद्री घास मिलती है, जिसे मछलियाँ खाती हैं। इसी कारण से यहाँ मुख्य मत्स्य क्षेत्र होता है। आप यहाँ सही विकल्प की पहचान करना है। जैसा मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताया हूँ, वैसा ही आपकी पाठ्य पुस्तक में है भी, अभ्यास में भी है। तो सही विकल्प की पहचान करें। पहला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति है, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, या पवन है। तो चलिए भाई, अब इतना हम आपको समझा चुके हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए उसका उत्तर। पूरा पाठ बहुविकल्पी के माध्यम से, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उस माध्यम से आपके सामने रख दिया हूँ। आप कमेंट के द्वारा बताएं कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो चलिए भाई, हम बताते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। मीठे जल का संबंध है। मीठे जल का संबंध, तो मीठा जल महासागर में पाया जाता है, या सागर में, या नदी में? चलिए भाई, अब आप बताने का प्रयास करें। मीठा जल का संबंध है, तो आप इस पाठ पुस्तक से कोई ऐसा अंश नहीं है बचा जो छोड़ा हूँ। पूरा पाठ आपको हल करवा दिया हूँ बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा। आप इसका उत्तर कमेंट द्वारा बताएं कि मीठे जल का संबंध होता है किससे भाई? तो मीठे जल का संबंध नदी से होता है, नदी से। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और चलिए इसी से प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। साथ में आप लोग, जो आपके दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, वो रिश्तेदारी में पढ़ने वाले हैं, या जो भी आपके रिलेशनशिप में दोस्त हैं, उनके पास शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक मात्रा में। तो ये कक्षा 7 का पाठ 7 का सेशन है। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।